में हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट लेक्चर तक हमने रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से कवर किया। हमने क्या क्या कवर किया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वी हैव स्टडीड रिफ्लेक्शन, वी हैव स्टडीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद में हमने देखा वेरियस प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस तो सीखा ही, उसके अलावा हमने सीखा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस या फिर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो उस रिफ्लेक्शन के पूरे पार्ट को हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट का अगला प्रॉपर्टी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे आसपास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ विद रिस्पेक्ट टू लाइट हमारे आसपास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। वो होते हैं ओपेक सब्सटेंसेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ओपेक सब्सटेंसेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच लाइट पासेस। लाइट जिसके अंदर से आर पार चली जाती है, ऐसे सब्सटेंसेस को ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन का, इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। रिफ्रैक्शन इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। व्हेन लाइट ट्रैवल्स from one transparent medium, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, when light passes through one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. When light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path, and this phenomenon is called as refraction of light. This phenomenon is called as refraction of light. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम सबको ये डेफिनेशन याद करनी जरूरी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है तब वो अपना पाथ चेंज करता है। व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट स्लाइटली चेंजेस इट्स पाथ, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इसको मैं शो करता हूं। जैसे सपोज वी हैव टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है। सपोज यहाँ पर एयर है और ये एक ग्लास है, ठीक है ना। यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है, एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। सपोज लाइट है वो एयर में से ग्लास में एंटर कर रही है। सपोज ये ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है ना। सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास और ये ऐसे एंटर कर रही है, तो दिस इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट। ये लाइट ऐसे 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 आगे जानी चाहिए, बट since it is traveling from one medium to another medium, since it is entering from one medium to another medium, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करिए, तो ये लाइट जो है वो अपना पाथ है वो स्लाइटली चेंज कर देती है। देखो ना, नेचुरली लाइट कैसे जानी चाहिए थी, अगर ये ग्लास बैग नहीं होता तो लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन दिस मैनर, लाइट ऐसे चली जाती। लेकिन सिंस यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर करिए, तो ऐसे वक्त लाइट अपना पाथ चेंज करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट अपना पाथ चेंज करती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में और कुछ चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टडी सम मोर थिंग्स अबाउट रिफ्रैक्शन। तो ये डायग्राम जैसा हो गया है, वी विल सी सम केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे एक पहला एक और चीज देखते हैं, वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब क्या है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होते हैं उनमें दो तरह के मीडियम होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं रेयर मीडियम और एक होते हैं डेंस मीडियम। इसको हम लोग इसको ऐसे क्लासिफाई एक्चुअली नहीं कर सकते कि एज टाइप्स ऑफ मीडियम, लेकिन दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। अभी रेयर मीडियम और डेंस मीडियम इनमें क्या फर्क है, मतलब कौन से मीडियम्स को हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं और कौन से मीडियम को हम लोग डेंस मीडियम कहते हैं। तो ऐसा है कि लाइट जो है, लाइट का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, या फिर किया या नहीं किया मुझे याद नहीं, लेकिन वी ऑल नो दैट स्पीड ऑफ लाइट
फिर वैक्यूम में जब लाइट ट्रैवल करती है तब लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब लाइट ग्लास के अंदर से ट्रैवल करती है तो उसका स्पीड अलग होता है। जब लाइट वाटर के अंदर से ट्रैवल करती है तब उसका स्पीड अलग होता है। जब लाइट डायमंड के अंदर से ट्रैवल करती है तब लाइट का स्पीड अलग होता है। जब लाइट केरोसिन के अंदर से ट्रैवल करती है तब लाइट का स्पीड है वो अलग होता है। तो लाइट का स्पीड है वो हर एक मीडियम में अलग होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द लाइट के दो टाइप्स बनते हैं, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। अभी रेयर मीडियम मतलब क्या कि ऐसे मीडियम जिनमें से लाइट बहुत फास्ट में ट्रैवल करती है, लाइट जिनमें से बहुत फास्ट में ट्रैवल करती है ऐसे मीडियम्स को रेयर मीडियम कहते हैं। और जिनमें से लाइट जरा स्लोली ट्रैवल करती है ऐसे मीडियम्स को डेंस मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि ऐसे मीडियम जिनमें से लाइट बहुत फास्ट में ट्रैवल करती है ऐसे मीडियम्स को रेयर मीडियम कहते हैं। और जिनमें से लाइट का स्पीड है वो कम होता है ऐसे मीडियम को डेंस मीडियम कहते हैं। इसको अगर एनालॉगसली देखना है तो अज्यूम कीजिए कि नाउ आई एम वॉकिंग थ्रू एयर। अभी मैं यहाँ पर एयर में से चल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं ना कि आसपास एयर है एंड आई एम वॉकिंग थ्रू द एयर, आई कैन इजीली वॉक, मेरा स्पीड है वो ज्यादा होता है। लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरा पानी फैला हुआ है। अगर यहाँ पर पूरा पानी फैला हुआ है और उस पानी में से अगर मैं चलने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली आई विल हैव टू वॉक स्लोअर, मुझे थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्पीड है वो पानी के अंदर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ डेंसर मीडियम, मतलब मुझे चलते वक्त पानी में से चलते वक्त मुझे स्लोली चलना पड़ेगा। तो इस तरह से मीडियम को क्लासिफाई किया गया है रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। अभी कंपैरिजन के लिए मैं एक बता देता हूं कि यहाँ पर लाइट एयर में से ग्लास में ट्रैवल करिए, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर ये एक रेयर मीडियम है क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड है वो जरा ज्यादा है, और ग्लास है ये डेंस मीडियम है क्योंकि ग्लास में से लाइट जरा स्लोली ट्रैवल करती है। लाइट का स्पीड है वो ग्लास में से थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। और थोड़ा कुछ जानकारी दिया मैंने, मैं एक डायग्राम रब कर देता हूँ, डायग्राम को रब कर देता हूँ और इसके आगे कुछ लिखेंगे, ठीक है। मैं एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल लिखता हूँ और हम लोग वी विल स्टडी टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। अभी देखो ना, जैसे रिफ्लेक्शन के केस में हमने टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन सीखा था इन द फर्स्ट वीडियो, उसी तरह से हम अभी सीखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के केस में हमने सीखे थे कुछ टर्म्स जो थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से रिफ्रैक्शन के केस में कौन से टर्म्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस हम सिर्फ बातें करेंगे उसके बारे में, विल नॉट राइट देम, लेकिन मैं डायग्राम की मदद से आपको शो करूंगा कि कौन से किस रे को क्या कहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, समझ लीजिए कि ये एक ग्लास है और सपोज दिस इज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये समझ लीजिए कि एयर में से ग्लास में ये एक रे ऑफ लाइट है, ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो दिस रे व्हिच इज कमिंग इनटू द सेकंड मीडियम, जो पहले मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है, उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर्ली उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेशन कैसा होगा कि द पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट बिफोर रिफ्रैक्शन के पहले लाइट ने ट्रैवल किया हुआ पाथ, उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। जहां पर वो दूसरे मीडियम से टकराता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। दूसरा डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन कैसे होगा कि द पॉइंट एट व्हिच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। जैसे देखो ना, यहाँ पे एयर में से लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, तो बाउंड्री को कहां पर टकराता है, वहां पर उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला ये होगा, अब देखो ना, जैसे ये ऐसे ट्रैवल कर रहा था, इट वाज ट्रैवलिंग लाइक दिस, लेकिन सिंस ये ग्लास में एंटर किया तो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करेगा। तो दिस पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये हो गए कुछ टर्म्स, 3 टर्म्स हमने सीखे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे। अभी इसके बाद में वी विल सी अनदर टर्म जो है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तो दिस परपेंडिकुलर drawn to the refracting surface, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसको हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो उस परपेंडिकुलर को कहते हैं नॉर्मल। अभी देखते हैं, अभी और 2 टर्म्स हैं, दिस इज आई व्हिच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज
स्मॉल r which is called as angle of refraction. ये देखो टोटल कितने टर्म्स हो गए, एक इंसिडेंट रे, टू रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इस तरह से ये 5 टर्म्स होते हैं, ठीक है ना. दीज आर 5 टर्म्स which are associated with the refraction. तो ये पांचों टर्म्स के डेफिनेशन हमको जानने हैं, ठीक है ना. अभी लास्ट के 2 टर्म्स बचे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो मैं बता देता हूँ. एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया है उस एंगल को क्या कहते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्रैक्टेड रे ने, ये जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इस तरह से दीज आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद द नॉर्मल. तो हमने जब रिफ्लेक्शन सीखा था तो ये सारे टर्म्स के 1 2 3 4 5 ऐसे टर्म्स थे रिफ्लेक्शन के केस में भी. तो उन सारे टर्म्स के हमने डेफिनेशंस लिखे थे. लेकिन इस बार हम डेफिनेशन मैं तो बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक बाय योरसेल्फ, ठीक है ना. आपको खुद को लिखना होगा ये नोटबुक के अंदर, ठीक है. टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ये हो गया. अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. अभी नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना. तो स्नेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया इसको स्नेल्स लॉ, ठीक है. तो अभी आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टर्न टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आपने पहला वीडियो देखा है और रिफ्लेक्शन, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन को सीखा था, ठीक है ना, जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन को सीखा था, पहले रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, देन टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह से उसी को एनालॉगस है रिफ्रैक्शन. तो हमने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन सीखा, देन वी स्टडीड द टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन, और अब हम सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. तो वी विल राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला और दूसरा लॉ आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मैं लिखता हूं कि पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे आएगा रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane, ठीक है ना. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane. ये हो गया पहला लॉ. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ रिफ्लेक्टेड की जगह पे रिफ्रैक्टेड आया. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है. दूसरा पॉइंट है, ये भी एग्जैक्ट सिमिलर है. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are always on opposite side of normal. इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा, देखो इंसिडेंट रे अगर ये साइड होगा तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा दूसरे साइड में होगा. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना. ये दूसरा लॉ हो गया. अभी तीसरा लॉ है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. तीसरा लॉ क्या है, तीसरा लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस लॉ की मदद से ही हम लोग और एक डेफिनेशन भी सीखेंगे, which is the definition of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसी लॉ की मदद से हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो मैं यहां पर लिखता हूं थर्ड लॉ, ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for given pair ऑफ मीडिया, ठीक है. और आगे एक और वर्ड में जोड़ देता हूं कि जिसकी मदद से आप सिर्फ ये पॉइंट अगर याद करोगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डेफिनेशन याद हो जाएगा. इसके आगे सिर्फ यहां तक ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन इसके आगे और एक लाइन जोड़ दिया मैंने, तो दिस पॉइंट, द थर्ड पॉइंट विल बिकम द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना. यहां पे से लिखता हूं, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज refractive index. This constant is called as refractive index
कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, ऑफ द मटेरियल ऐसे बोलता हूं, ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो इस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को मैं यहाँ पर नीचे छोटे से वर्ड में इलैबोरेट करता हूं। देखो यहाँ पे देखो ना, इस रिफ्रैक्शन के केस में आप देख सकते हो कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, ठीक है ना, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको, उसके ऊपर साइन अप्लाई किया, और अगर हमने ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको भी साइन अप्लाई किया, ठीक है ना, तो दिस विल बिकम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो वैल्यू है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वैल्यू जो है, इन दोनों का रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है? इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, the ratio of the sine of angle to the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will always be constant. If light is traveling from suppose air to water, तो उस केस में भी the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will be constant, ठीक है। तो यहाँ पर for a given pair of media the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and this constant is also called as refractive index। उस constant को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ है अबाउट द रिफ्रैक्शन के बारे में। सारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने अभी तक कवर किया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सम केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन के कुछ केसेस देखने जा रहे हैं, मतलब what will happen when light travels from a rarer medium to denser medium, या फिर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है। तो ऐसे कुछ केसेस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस है when light travels from rare medium to dense medium। when light travels from a rarer medium to denser medium, क्या होता है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। देखो मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझ लीजिए कि ये ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है, और यहाँ पर एयर है। सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एयर में से ग्लास की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो दिस इज अ रे, एक रे हो गया, लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है, तो देखो मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है ना। जब लाइट एयर में से ग्लास में ट्रैवल करती है तो लाइट का स्पीड है वो कम होता है, ठीक है ना। और लाइट, अभी देखो ना, नॉर्मली लाइट कैसे ट्रैवल करनी चाहिए थी, ऐसे ट्रैवल करनी। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन सिंस यहाँ पर ग्लास स्लैब है तो लाइट है वो बेंड करेगी, एंड लाइट बेंड्स इनवर्ड, लाइट अंदर की तरफ बेंड करती है। मतलब क्या, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, light bends towards normal, light bends towards normal, light normal की तरफ बेंड करती है, ठीक है ना, मतलब अंदर बेंड करती है, ठीक है। और कुछ बातें मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और कुछ बातें लिखता हूँ, देखो ना, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स, लाइट अंदर की तरफ बेंड करती है, इसका मतलब क्या होता है, और कि सिंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट अंदर की तरफ बेंड करती है, तो इसका और एक मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, क्या होता है, और एक दूसरा केस। तो ये सब केसेस लिख लीजिए, क्या क्या होता है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल करती है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और तीसरा एक केस है कि ये तो मतलब ये केस लिखने की जरूरत नहीं, तीसरा एक और क्या होता है कि लाइट का स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होता है, और जब लाइट डेंस मीडियम में एंटर करती है तो उसका स्पीड कम होता है। तो अब यहाँ पर हम तीसरा केस देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम तीसरा केस देखेंगे, और तीसरा केस क्या है, सॉरी अब यहाँ पर दूसरा केस देखेंगे। यहाँ पर लिखता हूं मैं केस 2, व्हेन लाइट ट्रैवल्स
में ट्रैवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट ग्लास इज अ डेंसर मीडियम और एयर ये रेयर मीडियम है, मतलब लाइट का स्पीड है ग्लास में कम है और एयर में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर और बेचारी आ रही है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है ना, लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन अगर ये कंटीन्यूअस ग्लास होता था। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट चेंज कर रही है, तो ऑब्वियसली लाइट विल चेंज इट्स पाथ। और लेकिन ये पाथ कैसे चेंज होगा, देखो ये ऐसे जाने वाली थी बेचारी सीधी, लेकिन सिंस लाइट हैज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है ना। ये मैं इमेजिनरी पाथ हटा देता हूं, तो दिस इज द पाथ, ठीक है। तो इस तरह से व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इस केस में क्या होता है, देखो ये पहले एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर कि when light travels from a denser medium to a rarer medium, light bends away from normal, ठीक है ना। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। अभी हम लोग एक और केस देखते हैं, नाउ विल सी केस 3। यहां पर हम लोग केस 3 देखने जा रहे हैं। और केस 3 क्या है, ठीक है ना। केस 3 है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में जा रही है नॉर्मली। अभी नॉर्मली का मतलब क्या है, नॉर्मली मतलब यहां पे लिखता हूं, केस को लिखता हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है ना। क्या होता है जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं कि समझ लीजिए कि ये ग्लास स्लैब है और एयर में से लाइट ग्लास में एंटर करी, लेकिन कैसे एंटर करी है, लाइट नॉर्मली एंटर करी है, लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर करी। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, ऐसे केस में लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, लाइट ट्रैवल्स विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है ना। व्हेन लाइट ट्रैवल्स व्हाट हैपेंस, नहीं ऐसे, व्हेन लाइट ट्रैवल्स नॉर्मली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या होता है, लाइट ट्रैवल्स विदाउट एनी डिविएशन, लाइट बिना किसी डिविएशन के सीधे चली जाती है, चाहे कोई भी मीडियम हो, रेयर में से डेंस में जाए या डेंस में से रेयर में जाए, जैसे यहां पर भी वो निकल जाएगी नीचे, ठीक है। चाहे रेयर में से डेंस हो या डेंस में से रेयर हो, लाइट विल नॉट डिविएट, ठीक है ना। लाइट ट्रैवल्स विदाउट एनी डिविएशन। और इस केस में और एक बात बता देता हूं मैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्रीज होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस हो गए, दीज आर सम केसेस और सम स्पेशल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। कि क्या होता है जब लाइट रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में जाती है, जब डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है, और जब किसी भी मीडियम से नॉर्मली पास करती है, तो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है भाई, अभी तो मैंने तो रिफ्रैक्शन के बारे में लिखा कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ। लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर देती है, ठीक है, करती है, लेकिन क्यों करती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस रीजन को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि जैसे एक ही एग्जांपल की मदद से इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक ही एग्जांपल की मदद से इसको हम लोग सीखेंगे, और वो एग्जांपल है सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, और हम सबको पता है कि जब लाइट एयर में से ग्लास में ट्रैवल करती है तो एक बेंड इनवर्ड या अंदर की साइड में बेंड करती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अभी ऐसा क्यों होता है, अभी देखो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन, एक चीज एकदम सिंपल वर्ड, स्ट्रेट वर्ड्स में बताता हूं कि द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट अपना पाथ क्यों चेंज करती है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज होता है, ठीक है। तो किसी ने भी पूछा आपको कि लाइट क्यों अपना पाथ चेंज करती है, तो आपको सीधे एक वर्ड में बताना है कि बिकॉज द, सीधे एक लाइन में बताना है कि बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है ये भी बताता हूं। जैसे कि एयर में लाइट का स्पीड है वो ज्यादा है,
होता है यहाँ पर, तो क्या होता है, तो लाइट ऐसे सीधे चली जाती है, ठीक है ना, लाइट ऐसे सीधे चली जाती है, लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर ग्लास स्लैब है तो लाइट का स्पीड है वो कम होता है, ठीक है ना, मतलब लाइट जब एयर में से ट्रैवल करे तो वो ऐसे लंबा पाथ लेगी, लेकिन सिंस लाइट हैज एंटर्ड इनटू द ग्लास उसका स्पीड कम होता है, तो स्पीड कम होता है तो इट ट्राइज टू रिड्यूस द पाथ, वो अंदर आके क्या करती है, अपना रास्ता कम करने की कोशिश करती है, इट ट्राइज टू रिड्यूस द पाथ। देखो आप देख सकते हो, देखो ना, ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसको अगर मैं ए नाम दूं और इसको मैं बी नाम दूं, ए बी इज द लॉन्गर लाइन एंड इस पॉइंट को अगर मैं सी नाम दूं तो AC इज अ शॉर्टर लाइन, AC ये शॉर्टर लाइन है। तो ऑब्वियसली व्हेन लाइट एंटर्स इनटू अ डेंसर मीडियम, जब भी लाइट किसी डेंस मीडियम में एंटर करती है तो अपना पाथ है, अपना रास्ता है वो शॉर्टन करने की कोशिश करती है एंड देयरफॉर इट बेंड्स इनवर्ड। अभी उल्टे केस में देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तब एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सपोज लाइट अभी ग्लास में से एयर में ट्रैवल कर, ठीक है ना, सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, ये ग्लास का पाथ है, ग्लास में से एयर में एंटर करेगी, सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब और ग्लास में से वो एयर में बाहर एंटर कर रही है, ठीक है। अगर ये पूरा है तो पूरा ग्लास स्लैब होता, अगर ये पूरा ग्लास होता है, ठीक है ना, अगर ये पूरा ग्लास होता तो लाइट कैसे जाती है, ऐसे सीधे जाती, ठीक है ना, लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर वो लाइट कहां से कहां एंटर करी है, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है ना, लेकिन ग्लास में लाइट का स्पीड है वो कम है, वो स्पीड है वो यहाँ पर जब एयर में एंटर करता है तो वो बढ़ता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द एयर, देयरफॉर इट ट्राइज टू एक्सटेंड द पाथ, वो अपने रास्ते को बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया है, तो इट ट्राइज टू कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन इज the different speeds of the light। अभी हम लोग और एक टॉपिक की तरफ डिस्कशन जरा सा घुमाते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। नाउ वी टर्न टू अदर टॉपिक व्हिच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इसके अलग-अलग फार्मूलाज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली अलग-अलग नोटेशन से इसको डिनोट किया जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कौन से नोटेशन से इसको डिनोट किया है। जनरली म्यू कुछ जगह पर इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ जगह पर ईटा ये साइन इस्तेमाल करते हैं। ये म्यू यू जैसा होता है और ईटा जैसे एन जैसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइंस यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में किस तरह से कौन सा सिंबल यूज किया है, वो यूज कीजिए आप, ठीक है ना। मैं तो कोई भी यूज करूंगा ईटा या फिर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एग्जैक्टली क्या है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तब लाइट कितनी बेंड करेगी, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो लेट्स स्टडी some more things about refractive index। तो मैं refractive index का डेफिनेशन लिखता हूँ। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन तो हम लोग ने पहले ही देखा है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी विल स्टडी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी अगर मैंने लिया यहाँ पर सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू फ्रॉम एयर टू ग्लास, यही कॉमन एग्जांपल है जो हम हमारे लैबोरेटरी में भी स्टडी करते हैं। इस वजह से बार बार मैं यही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि लैबोरेटरी में भी जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास। ज्यादातर हम एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर बैक यही रिफ्रैक्शन ज्यादातर स्टडी करते हैं। इट इज ये लैबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है यही एक रिफ्रैक्शन का, ठीक है। बाकी किसी रिफ्रैक्शन को स्टडी करना इतना इजी नहीं है हमारे लिए इन द लैबोरेटरी, इसके लिए मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने नॉर्मल बना दिया और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी देखो हमने अभी जस्ट डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं मीटा इस्तेमाल कर रहा हूं, यू कैन यूज म्यू आल्सो, ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में अगर म्यू लिखा है तो यू कैन यूज दिस साइन आल्सो, ठीक है ना। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं करेंगे। अभी देखो ना, समझ लीजिए कि यहाँ पर आई का वैल्यू कुछ है, सपोज आई का वैल्यू है मैंने 42 डिग्रीज दिया है और आर का वैल्यू समझो आया है कुछ 30 डिग्री, जैसे कुछ भी वैल्यूज आया समझो, सपोज ये कुछ भी वैल्यूज आया
ठीक है ना, ये हो गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ठीक है ना, मतलब कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे आप, ठीक है ना, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, उस एंगल के लिए आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए एंड उनका रेशियो निकालिए, उनके साइन का रेशियो निकालिए, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन सॉरी, ठीक है, मैं वापस एक बार बता दूं कि किस तरह से एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ग्लास स्लैब लीजिए, एक उसमें उसके अंदर एक रे इंसिडेंट कीजिए, ठीक है ना, you have to make incident a ray और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कीजिए। फॉर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है वो कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। ऑन कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप आई मिल जाएगा, आपको आर मिल जाएगा। इफ यू हैव आई एंड आर, यू कैन कैलकुलेट उन दोनों का रेशियो निकाल के, उनके साइन का रेशियो निकाल के यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है? दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। सपोज ये रेशियो आया 1.5, ठीक है ना, तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है ना, सपोज मैंने ऐसा किया कि यहां पर ये साइड में वाटर रखा, ठीक है ना, ये साइड में मैंने वाटर रखा और यहां पर ग्लास, ठीक है, एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू द ग्लास। लाइट कहां से कहां ट्रैवल करिए? लाइट वाटर में से ग्लास में ट्रैवल करिए। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा, और इन दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1.5। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ और होगा, शायद 1.2 होगा। अब अज्यूम किया मैंने ऐसे कि 1.2 होगा। तो देख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल। मतलब क्या कि ये प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल किया जाता है? कि जब लाइट एक मीडियम में से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो हमें एक वापस बात बताता हूं कि जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तब लाइट कितना बेंड करती है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, उससे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट। उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं लाइट का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पर देखा है। अभी मैं शायद यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाऊंगा, तो ये मैं फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा रहा हूँ। उसके साथ में हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखेंगे, और ये पूरा टॉपिक कवर करने के बाद शायद आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली कवर होंगे, इतना मैं एश्योर करता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसा है? ये अलग एक फॉर्मूला है। वी हैव स्टडीड द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है sin of r डिवाइड बाय sin of r। लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूला है और मोस्ट ऑफ योर सम्स आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो ऐसे कैसे लिखा है हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो लेट्स कैलकुलेट, जैसे कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। मुझे इतना पता है कि अभी देखो यहां पर लेट्स कैलकुलेट, देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बताइए। लेट अस कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट इज इनिशियली ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर, लाइट एयर में से ट्रैवल करी और वो कहां पे एंटर करी है? ग्लास में एंटर करी, तब लाइट का बेंडिंग कितना होगा वो हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया ना? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो फिर ध्यान देते हैं, ठीक है, कि सपोज एयर में से लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अभी इन फॉर्मूलास को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसी को याद रखो, ठीक है, तो आपको समझने के लिए भी आसान होगा, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ रे ऑफ लाइट, दिस इज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर। ये रे ऑफ लाइट है जो एयर में से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एयर में से ट्रैवल कर रहा है और यहां पर उसका स्पीड है, यहां पर उसका स्पीड है
कितने मस्त स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही उसने ग्लास में एंटर किया, जैसे ही उसने ग्लास में एंटर किया, ठीक है ना, जैसे ही उसने ग्लास में, लाइट ने ग्लास में एंटर किया, उसका स्पीड कम हो गया। स्पीड कितना हुआ? स्पीड बिकेम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितना हो गया? 2 × मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, वो कम हो गया, कितना हुआ? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट। अभी देखो ना, मुझे लाइट का स्पीड इन एयर भी पता है, लाइट का स्पीड इन ग्लास भी पता है, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आई कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो कैसे पढ़ते हैं उसको भी देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वापस फॉर्मूला लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मतलब पहले लाइट कहां पर ट्रैवल कर रहा है? हां, लाइट इज इनिशियली ट्रैवलिंग इन द एयर, और एयर में लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ लाइट इज, दूसरा नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है? ग्लास। ग्लास में लाइट का स्पीड कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 × 10⁸ तो अभी मुझे मिल गया आंसर, ठीक है ना। 10⁸ कैंसिल, 3/2 which is equal to 1.5. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। इस तरह से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं यहां पर, और एक कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे मैंने 2 स्टूडेंट्स पकड़े, ठीक है ना, मैंने 2 स्टूडेंट्स को उठाया और 2 स्टूडेंट्स को बोला मैंने कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में वो 2 स्टूडेंट्स के लेते हैं कि सपोज नाउ आई हैव टू ट्रैवल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मुझे क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या है? यहां पर मुझे वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर समझो मेरे पास वाटर है और ऊपर एयर है, लाइट एयर में से वाटर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये असम्पशंस हैं सारे कि सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और एयर में से मस्त लाइट आ रही है। एयर में लाइट का स्पीड है, एयर में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन हुए आ रही है, ठीक है। और इट हैज एंटर्ड इनटू वाटर। वाटर में जब आई तो उसका स्पीड कम हो गया। वाटर में जब आई तो उसका स्पीड हो गया 2.5, अज्यूम करते हैं ऐसे 2.5, एग्जैक्ट नहीं, आई थिंक 2.25 है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। लाइट जैसे ही वाटर में एंटर किया तो उसका स्पीड कितना हो गया? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मुझे कैलकुलेट करना है, देखो ना, मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो दूसरा मीडियम आगे लिखते हैं, पहला मीडियम उसके पहले लिखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? ऊपर होगा पहले मीडियम के अंदर का स्पीड। पहले मीडियम में कितना है स्पीड? द स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरे मीडियम में स्पीड कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इधर यहाँ पे 10⁸ कैंसिल, कितना आएगा? आई थिंक ये 2.25 मतलब 4 ज़ा 25, ये ऐसे बनेगा ना, 300 डिवाइड बाय 225 तो कैंसिल करेंगे तो होगा 25 9 ज़ा, और ये 25 12 ज़ा, बराबर ना। तो इट विल बिकम 1.33, ठीक है ना। कितना होगा? इट विल बिकम 1.33, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा? 1.33। आप सबको पता चल गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल, ठीक है ना। एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं टू स्टडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ी ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूं, बट दीस एग्जांपल्स विल मेक योर कांसेप्ट्स क्लियर, मोर ज्यादा क्लियर आपके कांसेप्ट्स है वो करेगा। नाउ वी विल कैलकुलेट। अभी मुझे क्या टास्क कहते हैं मेरे पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। अभी तो रुका, मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया मैं यहां पर लिखता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट किया, इट वाज फाउंड टू बी 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट किया, इट वाज फाउंड टू बी 1.33। और अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब क्या होगा मैं बताता हूं। यहां पर वाटर है, ठीक है, पूरा वाटर है, वाटर के आगे है ग्लास, ठीक है ना। यहां पर वाटर है, वाटर के आगे ग्लास। लाइट शुरुआत में वाटर में से ट्रैवल कर रहा है
और वाटर में से वो ग्लास में एंटर किया, ठीक है ना, वाटर में से वो ग्लास में एंटर किया। तो ऐसे केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वी नो द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला क्या है? द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। हमें पता है कि यहां पे लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पर हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वो कितना है? 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय, लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम व्हिच इज इन द ग्लास, तो वो कितना है? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 2.25 डिवाइड बाय 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 225 डिवाइड बाय 200, तो ये होगा 8 सा और ये होगा 9 सा, 9/8 which will be I think 1.12 होगा शायद, ठीक है ना, 1.125 8 से डिवाइड करके सोच रहे, ओके 1.125, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.125, ठीक है। तो अभी देखो ना ये किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके दिखा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मैंने बताया, ठीक है ना। ये सारा रब कर देता हूँ, एक मिनट तो अभी दो स्टूडेंट्स को मैंने सवाल किया, ठीक है ना। अभी दो स्टूडेंट्स को मैंने सवाल किया और वो सवाल क्या है कि मैंने दो स्टूडेंट्स को पूछा, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए, किसी ने अपने बच्चे का नाम ए रख दिया, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए और एक कोई दूसरा लड़का है जिसका नाम है बी, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने सवाल पूछा कि ए बताओ आपकी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ए को मैंने पूछा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो मेरे को बोला कि सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो 1.5 है। मैं बोला वाह वाह वेरी गुड। मैंने बी को भी पूछा वही सवाल अलग से, तो बी को बोला कि भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बी, तो बी बोला कि नहीं सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.125 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1, ये बोला कि 1.5 है, ये बोला कि 1.125। तो मैंने चेक किया यार, मैंने चेक किया तो मुझे दिखा कि हाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है 1.5, लेकिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर है 1.125। इसका एग्जैक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता देता हूं कि इसका मतलब है कि लाइट जब एयर में से ग्लास में घुसेगी तो 1.5 के एक्सटेंट से वो बेंड होगी, लेकिन लाइट जब वाटर में से ग्लास में घुसेगी तब वो 1.125 के एक्सटेंट से बेंड करेगी, ठीक है। तो दोनों के जवाब है वो सही है, लेकिन हमें ना एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। मतलब अगर मैंने ऐसा सवाल पूछा तो मुझे एक सिंगल आंसर चाहिए, तो उसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है और वो है, ये मिटा देता हूं सर, इसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नया टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नया टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल with respect to air or vacuum is called as absolute refractive index, ठीक है। refractive index of a material with respect to air or vacuum is called as absolute refractive index। मतलब किसी भी मटेरियल के बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो अगर लाइट एयर में से ट्रैवल कर रही है ग्लास में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा। अगर लाइट वाटर में से ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो मुझे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा ग्लास का, दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर लाइट केरोसिन में से ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो आई विल गेट अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हिच विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। अगर लाइट डायमंड में से ग्लास में ट्रैवल करिए तो आई विल गेट अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हिच विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो जितने अलग-अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है उतने ग्लास के ही अकेले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड ये किया है? रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू
एयर या फिर वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड लगभग सेम होता है, तो उसकी वजह से एयर या फिर वैक्यूम में से अगर ग्लास में लाइट ट्रैवल करे तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या है यहां पर लिखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर इन एयर, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है ना? तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिनोट करते हैं? ये एन, ये ईटा इस्तेमाल करो या फिर म्यू इस्तेमाल करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ यहां पर एक मीडियम लिखा होगा। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m लिखता हूं मैं, ग्लास होगा तो g होगा, वाटर होगा तो w होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यहां पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर वैक्यूम है या फिर एयर है। ठीक है? तो देखो ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय, तो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c डिवाइड बाय v, ऐसे भी बोल सकते हैं। c क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड एज c, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।